Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will discuss the cash flow statement, and today our topic will be cash flow from financing activity. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं, अपने पिछले वीडियोस में भी हमने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया है बहुत कुछ, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो उसी में आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे डिस्कस की जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मीनिंग जो है कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का क्या होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इन द चेंज इन द कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द बिजनेस। तो यानी कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कैपिटल में चेंज होता है, यानी कैपिटल इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है उसकी वजह से, ट्रांजैक्शन होने की वजह से, या जो है बोरोइंग्स जो है हमारी वो इफेक्टेड होती हैं, जो बिज़नेस की जो हमने उधार लिया है वो, यानी ऑनर कैपिटल या जो बोरोड कैपिटल होती है उसमें जो है हमारे जो चेंज आता है उनको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने का जो फॉर्मेट होता है ये हमने पार्ट्स में किया हुआ है। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पूरा स्टेटमेंट होता है, फॉर्मेट होता है, जिसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं पहले, उसके बाद हम इन्वेस्टिंग निकालते हैं, साथ में हम लास्ट में जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं। क्योंकि हम जो है अभी पहले इसको सीख रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए हम इसको धीरे धीरे पार्ट्स में सीख रहे हैं, ताकि हम जब हर स्टेप को अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर हम एक कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकेंगे। अगर हम सारी चीज़ें एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारा सब कुछ जो है क्लियर नहीं हो पाएंगे कंसेप्ट्स की किसका पार्ट क्या है। तो इसलिए मैंने अलग अलग से जो है आपको समझाने के लिए जो है अलग अलग हम इसके पार्ट्स में इसको स्टडी कर रहे हैं, ताकि हमें क्लियरली पता चल सके कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन की जाती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में कैसे कैलकुलेशन होती है, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में कैसे कैलकुलेशन होती है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, यानी कि क्या चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं, कौन सी चीज़ें माइनस करते हैं। ऐड मीन्स कि जो प्लस आइटम्स होती हैं वो मतलब होता है कि कैश का इनफ्लो हो रहा है, उन एक्टिविटीज़ की वजह से पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है। और जो आउटफ्लो होता है, यानी कि जो माइनस आइटम्स होती हैं वो आउटफ्लो होता है, यानी इससे एक्टिविटीज़ से होने से बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है। तो जैसे कि प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स। प्रोसीड्स मतलब प्राप्ति, तो जो पैसा हमें शेयर या डिबेंचर इशू करने से मिलता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो पैसा हमें जो है शेयर्स से प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो अगर हम कोई बैंक लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या डिबेंचर्स इशू करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आता है, इससे जो पैसा मिलता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। देन प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होता है जो हम एक साल से कम टाइम के लिए लेते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट है, इससे भी पैसा जो है बिजनेस में आता है। देन इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। तो जो हमने लॉन्ग टर्म लोन या जो डिबेंचर्स वगैरह इशू किए हैं उन पर जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमारी होती हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ये हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। ओके। देन डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड ये इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड कोई भी हो सकता है। तो जो हम डिविडेंड पे करते हैं ऑन द शेयर्स, दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड कोई भी डिविडेंड हो, इसमें आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। देन पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। तो जो हम लॉन्ग टर्म लोन्स की रीपेमेंट करते हैं, वापस करते हैं पैसा, दैट रिजल्ट्स इन द आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ये नेगेटिव आइटम है। देन रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स। जब शॉर्ट टर्म लोन्स को रीपे करते हैं दैट इज ऑल्सो आउटफ्लो ऑफ कैश। देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जो डिबेंचर्स हमने जो है रिडेम्पशन करते हैं, ये रिडेम्पशन मतलब वापस करना। तो जब हम पैसे लौटाते हैं टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद डिबेंचर्स का, जितने साल के लिए हमने लिए थे, इशू किए थे, उसके बाद हम जो पैसा वापस करते हैं उसे आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। देन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कई बार जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको भी हम जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडीम कर देते हैं, वापस करते हैं पैसा, दैट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। तो अब जो है हम माइनस आइटम्स को और प्लस आइटम्स को, यानी कि इनफ्लोज को और आउटफ्लोज को ऐड करेंगे, और जो इनका रिजल्ट आएगा तो नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कि अगर इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो कम है तो कैश जनरेट किया हमने, जितना कैश जो है इसमें बना हमारा, और यूज्ड होगा अगर माइनस में आता है हमारा आंसर, यानी आउटफ्लो ज़्यादा हो गया इनफ्लो कम हो गया, तो वो यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कितना कैश हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक्स्ट्रा यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम जो है इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बनाते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ओके।
तो एग्जाम्पल है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हमारे पास जो डिटेल दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर जो है 2019 यहाँ पर दिया हुआ है, 20 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पहले बाद में दी होती है और करंट ईयर की जो है पहले दी होती है। तो हमें यहाँ से ऐसे स्टडी करना है, इसको ऐसे रीड करेंगे हम। तो 2019 में हमारी इक्विटी शेयर थी 6 लाख की और अब ये है 8 लाख, यानी कि 2 लाख इंक्रीज़ हुई है। इसी तरह से हमारे जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी वो 2 लाख थी पिछले साल और इस साल वो है 0, यानी कि हमने इनको रिडेम्पशन किया है, इनको वापस किया है प्रेफरेंस शेयर्स को। इसी तरह से पिछले साल हमारे पास कोई डिवेंचर्स नहीं थे, तो इस साल हमारे पास 1 लाख के डिवेंचर्स है। इट मीन्स हमने 1 लाख के जो बुक वैल्यू है वो डिवेंचर्स इशू किए हैं साल के दौरान। अब जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अलावा हमारे पास जो गिवन है दैट इज इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 8%। तो इक्विटी शेयर्स को इशू किया गया है 8% प्रीमियम के साथ। देन 10% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो 10% है दैट इज़ रेट ऑफ डिविडेंड और 5% प्रीमियम पर हमने इनको जो इसकी बुक वैल्यू है मतलब उससे 5% जो है एक्स्ट्रा प्रीमियम पर हमने इनको इशू किया है। देन 12% डिबेंचर्स वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 12% जो है दैट इज़ ऑल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स। तो ये भी हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, यानी बुक वैल्यू से 5% लेस वैल्यू पे। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स है 90,000 रुपीज़। तो इंटरिम डिविडेंड होता है जो साल के बीच में दिया जाता है, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के बीच में कभी भी हम इसको जो है टू पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब बिगनिंग और एंड के बीच में कभी भी हम इसको पे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। तो ये इक्विटी शेयर्स पर 90,000 का हमने पे किया है। देन डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ओल्ड मतलब जो हमारे पास पिछले साल प्रेफरेंस शेयर से 2 लाख की वैल्यू पर पूरे पे हमने जो डिविडेंड पे किया है दैट इज़ 20,000 रुपीज़। देन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज़ रुपीज़ 12,000। तो इंटरेस्ट जो हमने 12,000 डिबेंचर्स पर भी पे किया है। उसके बाद जो है अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स रुपीज़ 10,000 और जो इक्विटी शेयर हमने इशू किए थे उस पर जो हमने अंडर राइटिंग कमीशन पे की है ये है 10,000। तो ये है हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज़ करेंगे और ये देखेंगे कि इससे कैश का कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये सॉल्यूशन हमारा है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना पैसा हमें मिला है, 2 लाख रुपीज़ हमें मिले हैं और इस पे सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमें मिला है वो 16,000 रुपीज़ का मिला है 5% उसके हिसाब से। उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन जो है हमने इक्विटी शेयर पे की थी 10,000 की, तो ये माइनस है। तो जो इनफ्लो है, जो पैसा आएगा बिजनेस में वो हम प्लस के रूप में रखेंगे और जो माइनस के रूप में है उसे हमने ब्रैकेट से शो किया है, जो पेमेंट है या आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो अंडर राइटिंग कमीशन जो हमने इक्विटी शेयर पे की है वो 10,000 है आउटफ्लो। और उसी तरह से रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है हमने किया है प्रीमियम पर रिडेम्पशन किया है, यानी कि 2 लाख की जो प्रेफरेंस शेयर की बुक वैल्यू थी और 10,000 उस पर हमने प्रीमियम पे किया है। तो टोटल पेमेंट हमने की है 2,10,000। ये हमने ब्रैकेट में शो किया है नेगेटिव आइटम के रूप में। देन इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स पे जो हमने डिविडेंड पे किया था इंटरिम डिविडेंड 90,000 का, वो भी हमने ब्रैकेट में शो किया, दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश। इसी तरीके से डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स जो हमने पेमेंट किया 20,000 का, दैट इज़ ऑल्सो आउटफ्लो ऑफ कैश। और प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स एट 5% डिस्काउंट। तो 1 लाख की जो बुक वैल्यू थी इसको हमने 5% के डिस्काउंट पर इसको रिडेम्पशन किया, इसका इशू किया है। तो 5,000 जो है हमें कम मिलेंगे, तो 95,000 रुपीज़ का इनफ्लो ऑफ कैश है हमारे पास, बिजनेस में पैसा आया है। देन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 12,000, तो ये हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। तो इस तरीके से अब हम इसको जो भी हमारे प्लस आइटम्स हैं, इनफ्लो ऑफ कैश कितना पैसा हमारे पास आया है और कितना हमने पे किया है वो हम देख। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है 31 माइनस में आएगा आंसर, यानी कि हमारा 31 जो है 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा यूज़ हो गए हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर हमारे प्लस में आता है आंसर तो हम नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखते हैं। तो ये माइनस के रूप में हमने इसको शो किया है 31,000 माइनस के रूप में, और फिर हम इसे मेन कॉलम में ऐसे शो करेंगे। तो ये भी हम ब्रैकेट में शो करेंगे, ब्रैकेट मीन्स माइनस आइटम के रूप में। तो इस तरीके से हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने जो है अब तीनों जो है सीख लिए हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालते हैं, ये हम पिछले वीडियोज़ में सीख चुके हैं। और इस वीडियो में हमने सीखा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होता है। और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि जो एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है, जो एक कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो कैसे प्रिपेयर की जाती है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you have liked this video and don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.